Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we talk about FSC Second Year Biology Chapter 15 Homeostasis. Up to 14 चैप्टर आप फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं. सेकेंड ईयर बायो का ये फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस, जिसका मतलब होता है बैलेंस करना, मेंटेन करना. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह ऑर्गेनिजम्स अपने आप को, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं. आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस की हम एक एग्जांपल देखते हैं. हमारा बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है एंड वाटर कंटेंट इन आवर बॉडी सेल्स इज 70%. अगर गर्मियों की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाए, मोर देन 37 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो हमारा कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन हमारे स्वेट ग्लैंड्स को स्विच ऑन करता है, जिससे स्वेटिंग होती है. आफ्टर स्वेटिंग हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है. होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है द प्रोटेक्शन ऑफ internal environment from the harms of fluctuations in external environment is termed as homeostasis. Word internal and external environment से क्या मुराद है? ये हमारी बॉडी का internal environment है और जो surrounding है ये external environment. हमने अपने internal environment को protect करना है from the harms of fluctuations in external environment. फ्लक्चुएशंस कहते हैं कम या ज्यादा होना, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने अपने इंटरनल सिस्टम को बैलेंस करना. तो होम्योस्टेसिस कीप्स द इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन अ नैरो रेंज विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स कंपेयर टू वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस. होम्योस्टेसिस का मतलब ये नहीं है कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को एक फिक्स पॉइंट पे रखे, बल्कि होम्योस्टेसिस ने इंटरनल फ्लक्चुएशंस को एक नैरो रेंज के अंदर रखना होता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस कंट्रोल सिस्टम. नेक्स्ट है कंट्रोल एट ऑर्गेनिज्म लेवल. मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट that may be affected by fluctuations in external environments are water, solutes, temperature. हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के ये कुछ हसास कंपोनेंट्स हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस की वजह से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं. फर्स्ट वन है वाटर, सेकंड सोल्यूट्स एंड थर्ड टेम्परेचर. सोल्यूट्स में आयंस और साल्ट्स आ जाते हैं. टेम्परेचर इसको बैलेंस करना है, वाटर एंड सोल्यूट्स वगैरह. ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है वाटर एंड सोल्यूट्स को रेगुलेट करना, मेंटेन करना. द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिजम्स and its environment of solute and the gain and loss of water is osmoregulation. इस डेफिनेशन को आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. मेरीन एनिमल है, ड्रिंक सी वाटर है. जब पानी पीती है तो पानी के साथ साल्ट्स और आयंस भी इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं. जितनी इसको रिक्वायर होती हैं ये अपनी बॉडी के अंदर इसको यूटिलाइज करते हैं. फिर अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये उनको बैलेंस करती है थ्रू स्किन, थ्रू गिल्स एंड रेक्टल ग्लैंड्स. ऑस्मोरेगुलेशन की एक और एग्जांपल इन प्लांट्स. ये जो थ्रू लीफ सरफेसेस गेन एंड लॉस ऑफ वाटर है और सोल्यूट्स है, इसे भी हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं. नेक्स्ट है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज डेजिग्नेटेड एज थर्मोरेगुलेशन. मीन्स यहाँ पे थर्मोरेगुलेशन में हम टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, मेंटेन करेंगे. आप एग्जांपल देख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है. अगर बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाए
इंक्रीज हो जाए तो हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं और बॉडी से जो हीट है वो लॉस होती है टू द इन्वायरमेंट। और स्वेट ग्लैंड्स हैं वो फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, स्वेटिंग होती है और इस तरह इवेपोरेशन के बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और हीट लॉस्ट हो जाती है टू द इन्वायरमेंट। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, फॉल कर जाए, तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यानी सर्दियों में ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और हीट जो सी है वो कंजर्व हो जाती है। स्वेट ग्लैंड्स डू नॉट सेक्रेट फ्लूइड और शिवरिंग होती है ठंड लगने की वजह से, जिससे हमारे मसल जो उनसे वो हीट जनरेट करते हैं और बॉडी फिर वार्म हो जाती है। इससे हीट रिटेन हो जाती है जिसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर अगेन नॉर्मल हो जाता है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, मेंटेन करना है, बैलेंस में रखना है। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म which eliminates nitrogenous waste is referred as excretion। वो मैकेनिज्म जिसमें हमने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना है, इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप देख लें प्लांट्स में, ये एक्सक्रीशन दिखाई गई। इसी तरह अगर एनिमल्स में देखें तो वो फूड इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जितनी जरूरत होती है इस्तेमाल कर लेते हैं, जो एक्सेस होती है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको खारिज कर देते हैं। तो इसी खारिज करने को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए आप ये एग्जांपल देखें। ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है जिसको अचानक हमारा हाथ लग जाता है, तो इसकी जो हीट की शिद्दत का एहसास है वो हमारे रिसेप्टर से मैसेज बाजू से होता हुआ थ्रू नर्व इम्पल्स ये ब्रेन तक पहुंचता है, कंट्रोल सेंटर तक पहुंचता है। कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन के अंदर ये इंटर न्यूरॉन्स हैं जो इस मैसेज को रिसीव करेंगी और फिर उसका जो आंसर है यानी आउटपुट है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल्स को जाएगा, जिसे हम इफेक्टर्स कहते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हमारा हाथ जो है वो पीछे की तरफ आ जाए। तो इस एग्जाम्पल में आपने तीन चीजों को देखा। एक है देयर इज अ सेंसर जो सबसे पहले मैसेज को डिटेक्ट करता है और फिर ये सिग्नल देता है टू द कंट्रोल सेंटर जिसने एक्शन लेना है, और फिर जो इसके नतीजे में जो हमारा हाथ का पीछे हो जाना और मसल्स का सिकुड़ना, इसे हम रेस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट है लिविंग कंट्रोल सिस्टम। लिविंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। ये हमारा एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर किसी वजह से कोई इम्बैलेंस होता है तो मैसेज को सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर। रिसेप्टर फिर इंफॉर्मेशन भेजेंगे टूवर्ड्स कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन। कंट्रोल सेंटर फिर यहाँ से आउटपुट इंफॉर्मेशन देगा इफेक्टर्स को, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स होगा और हमारा जो कंडीशंस है वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टिमुलस है, चीज हमारे हाथ को चुभती है जिसे हम सेंसरी रिसेप्टर कहेंगे। सेंसरी रिसेप्टर इस मैसेज को रिसीव करेंगे और इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे टूवर्ड्स कंट्रोल सेंटर थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। कंट्रोल सेंटर में इंटर न्यूरॉन मौजूद है जो इस मैसेज को डिटेक्ट करेगी और इसका आंसर इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट करेगी थ्रू मोटर न्यूरॉन, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसे हम इफेक्टर कहते हैं, इफेक्टर ऑर्गन कहेंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारा हाथ पीछे आ जाएगा जिसे हम रेस्पॉन्स कहेंगे। ये भी एक रिफ्लेक्स आर्क है। नेक्स्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक कहते हैं डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टेड रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज अ फीडबैक मैकेनिज्म, और इसके जो इनवर्स इफेक्टेड रिस्पॉन्स होगा उसे हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। इसको समझने के लिए आप ये इमेज देख सकते हैं। स्टिमुलस है, कोई भी चेंज है जो हमें डिटेक्ट होगा थ्रू सेंसर। सेंसर इंफॉर्मेशन को इनपुट करेंगे टुवर्ड्स कंट्रोल सेंटर की तरफ, जो कि हमारा ब्रेन होता है या स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। कंट्रोल फिर मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स इफेक्टर और हमारे रेस्पॉन्स होगा। नेगेटिव फीडबैक इसे कहते हैं कि जब
रिस्पॉन्स होने के बाद इफेक्टेड सेंड बैक, यानी ये इनवर्स इफेक्टेड रिस्पॉन्स को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या होगा? डिटेक्शन ऑफ चेंज, ये चेंज को हमने डिटेक्ट किया और सिग्नल दिया फॉर इफेक्टेड रिस्पॉन्स थ्रू अ कंट्रोल सिस्टम इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर हम बात करें नेगेटिव फीडबैक की, तो नेगेटिव फीडबैक क्या होगा कि इनवर्स इफेक्टेड रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसकी आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, स्टिमुलस फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर है जो हमारा 37 से एक्सीड कर गया। सेंसर से मुराद हमारे नर्व सेल्स हैं स्किन के अंदर जो उस मैसेज को सेंस करेंगे। कंट्रोल है जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है जो ब्रेन के अंदर मौजूद है। इफेक्टेड्स हैं यानी स्वेट ग्लैंड्स हैं थ्रू आउट द बॉडी, जिन्होंने इवेपोरेशन के थ्रू हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करना है जो बढ़ गया था। जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो फिर ये मैसेज करेंगे इनवर्स इफेक्टेड रिस्पॉन्स को हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। इसके अलावा एक और आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें भी फिर ये होम्योस्टेसिस है जो किसी वजह से इनबैलेंस होता है तो मैसेज आएगा सबसे पहले रिसेप्टर में, रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर में, कंट्रोल सेंटर से इफेक्टेड के बाद रिस्पॉन्स होगा और हमारा सिस्टम अगेन नॉर्मल हो जाएगा। लेक्चर का ओवरव्यू लेते हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, होम्योस्टेसिस मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हमने वाटर एंड सॉल्यूट्स को रेगुलेट किया, बैलेंस किया। थर्मो रेगुलेशन के अंदर हमने टेम्परेचर को रेगुलेट किया, बैलेंस किया। और एक्सक्रीशन के अंदर हमने एलिमिनेट्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। और नेक्स्ट फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें सिग्नलिंग प्रोसेस था जो हमने इन स्लाइड्स के अंदर समझा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।